गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू जॉब ग्रेड आईएएस। आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एक्ट की सीरीज में हम एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट देखेंगे, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। बिफोर दिस हम एक तरीके से अभी एक 1813 का तक डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट अपनी ग्रिप में ले लेती है। ठीक है, अब 1833 का चार्टर एक्ट जो है वो कंपनी को कंप्लीटली सबड्यू कर देगा। ठीक है, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो सबसे पहले तो ये क्या करता है, कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं उनको कंप्लीटली अबॉलिश कर देता है। नाउ अब कंपनी इंडिया में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी कैरी नहीं कर सकती है। ठीक है, उनकी मोनोपोली कंप्लीटली इसमें खत्म कर देती है। इवन द ट्रेड विथ चाइना वाज आल्सो फिनिश्ड। ठीक है, कंपनी अब चाइना से भी ट्रेड नहीं कर सकती है, ओपियम से भी ट्रेड नहीं कर सकती, विच लेड टू द ओपियम वॉर, फर्स्ट ओपियम वॉर ऑफ 1839। ठीक है, इवन यहां पर देखो कि अब 1833 आ चुका है। 1813 में आपको पता है कि जो अदर मर्चेंट्स थे उनको भी परमिशन दी है इंडिया के साथ ट्रेड करने की, वो भी इंडिया आएंगे, उनके साथ के लोग भी इंडिया आएंगे। तो अब बहुत सारे इंग्लिश पीपल विल स्टार्ट सेटलिंग इन इंडिया फॉर ट्रेड पर्पसेस। तो यहां पर चार्टर एक्ट ये भी परमिट कर देता है कि आप इंडिया में आराम से जाकर रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन ब्रिटिश पार्लियामेंट विल नॉट आस्क इवन अ सिंगल क्वेश्चन दैट व्हाई यू आर टेकिंग सो मच टाइम इन इंडिया। ठीक है, यू आर फ्री टू सेट योर ट्रेड, यू आर फ्री टू सेटल इन इंडिया। नेक्स्ट, इस चीज से क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे इंग्लिश सेटलमेंट्स इंडिया में होने लगते हैं, तो ये एक्ट इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है, नाउ इंडिया एन ऑफिशियल कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, इंडिया भी ब्रिटेन की एक कॉलोनी है। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां पर एक बहुत बड़ा चेंज होता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल देते हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है, उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह देते हैं। एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल बनता है। अब इंडिया में आपको पता है तीन प्रेसिडेंसीज होती हैं, फर्स्ट इज बंगाल, सेकंड इज मद्रास एंड थर्ड इज बॉम्बे। जब प्लासी की और बक्सर की वॉर जीती गई थी, तब गवर्नर जनरल का पोस्ट आया था, और गवर्नर जनरल के पोस्ट में क्लियर था कि गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास ये सबऑर्डिनेट होंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। बट तीनों की अलग अलग काउंसिल थी, तीनों गवर्नर्स की अलग अलग काउंसिल थी, और जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था प्रेसिडेंसी का, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चल रहा था। बट यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑलवेज ऑन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपको एक सेंट्रलाइज सिस्टम एस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा, खास तौर पे इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जब आपकी गवर्नमेंट बहुत दूर बैठी है और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नर्स हैं, गवर्नर जनरल हैं, वो एक ट्रेड को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो यहां पर इन्होंने बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी उनको खत्म कर दिया। मतलब अब गवर्नर जनरल जो होगा वही लेजिस्लेशन बनाएगा। ठीक है, इवन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट यहां पर इतनी पावरफुल हो गई थी कि जो भी ब्रिटिश इंडिया था, जो भी ब्रिटिश सेटलमेंट्स थे इंडिया में, उन पर पूरा का पूरा ज्यूरिडिक्शन, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का हो जाता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स, पूरी लेजिस्लेटिव पावर्स ब्रिटिश इंडिया की इनके पास आ जाती है। नेक्स्ट, अब यहां पर गवर्नर जनरल, आपको पता है कि जब मैंने आपको गवर्नर जनरल बताया था, तो गवर्नर जनरल के अंडर में एक काउंसिल होती थी। फिर हमने देखा था कि काउंसिल में मेंबर पहले 4 थे, फिर 3 हुए, अब इसमें वापस 4 हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर काउंसिल को भी ये पावर हो जाती है कि ब्रिटिश इंडिया के किसी भी पार्ट में लॉ को बना सकती है, अमेंड कर सकती है, रिपील कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। इवन काउंसिल बिकेम वेरी पावरफुल दिस थ्रू दिस एक्ट। ठीक है, the governor general in council had the authority to amend, repeal or alter any law pertaining to all people and places in British Indian territories, as I told you, whether British, foreign or Indian native, कि उस ब्रिटिश टेरिटरी में, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी में चाहे कोई ब्रिटिश रहता हो, चाहे कोई फॉरेनर, जैसे कोई फ्रेंच है या फिर कोई डच है,
या फिर कोई इंडियन नेटिव रहता हो तो वो लॉ उस पर लागू होगा। ठीक है, इसका मतलब समझो कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है वो ये कहना चाह रही है कि हम जो लॉ इनेक्ट कर रहे हैं वो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज पर लागू हो रहा है, चाहे हम उसको अमेंड करें, रिपील करें या ऑल्टर करें। और दूसरा, वहां पर जो भी लोग रह रहे हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी, कि चाहे वो उस टेरिटरी में ब्रिटिश रह रहा हो, चाहे वो इस टेरिटरी में इंडियन नेटिव रिसाइड कर रहा हो या फिर कोई अदर फॉरेन नेटिव रिसाइड कर रहा हो, सब पर वो एक्ट लगेगा। नेक्स्ट, यहां पर सिविल और मिलिट्री अफेयर्स जो कंपनी के थे, इनको गवर्नर जनरल इन काउंसिल भी कवर करेगी या इनको कंट्रोल करेगी। ठीक है, आप देखो कि कंपनी को पूरी तरीके से इन्होंने गेम से निकाल दिया है। ठीक है, कहाँ कंपनी पहले अपनी एक अलग मिलिट्री मेंटेन कर रही है, गवर्नर्स की पोस्ट दे रही है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का एक डेजिग्नेशन बना रही है, बट यहाँ पर कंपनी का पूरे सिविल और मिलिट्री अफेयर्स खत्म कर दिए हैं। क्या कंपनी पूरी तरह से बाहर हो गई थी? नहीं, कंपनी पूरी तरह से बाहर नहीं हुई थी। इस एक्ट ने यह बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश पोजेशंस है उनको मैनेज करेगी, उनका एक डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगी, मैनेजमेंट का काम करेंगी, अगर प्रिसाइजली आपका हो तो। ठीक है, मैनेजमेंट का ये काम करेगी। दूसरा, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें चार्टर एक्ट ऑफ उसमें रेगुलेटिंग एक्ट में 3 मेंबर बनाए थे। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे तो उन्होंने बोला था कि 4 मेंबर से टाई हो जाता है और गवर्नर जनरल अपना कास्टिंग वोट देता है। यहाँ पर 3 मेंबर किए गए। ठीक है, उसके बाद 1833 के जो चार्टर एक्ट था उसमें बाद में गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 मेंबर्स कर दिए गए थे, बट दिस फोर्थ मेंबर हैड लिमिटेड पावर्स ओनली। मींस कि उसका वोट का वेटेज इतना नहीं होगा जितना बाकी 3 का वोट का वेटेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक टाई की कंडीशन नहीं बनेगी जिसमें गवर्नर जनरल को अपना कास्टिंग वोट देना पड़े। हालांकि जो पावर थी, जो पिछले एक्ट में हमने पढ़ी थी कि गवर्नर जनरल जो है कोई भी जो काउंसिल का डिसीजन है उसको ओवरराइड कर सकता है, वो यहाँ पर भी कांस्टेंट रही थी। नाउ अब यहां पर बात यह हो गई है कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें जो पावर है लॉ बनाने की, अमेंड करने की, ऑल्टर करने की, वो आ गई है। गवर्नर जनरल उसके थ्रू उस पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड वो इंडिया के किसी भी, ब्रिटिश इंडिया के किसी भी टेरिटरी में लागू होगी। तो यहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट मेड इट क्लियर कि कंपनी जो भी रूल बनाएगी, है ना, जो भी कोई लॉ बनेगा, गवर्नर जनरल की काउंसिल वगैरह जो भी लॉ बनाएंगे वो तब तक पास नहीं होगा जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको अप्रूव नहीं कर दे। एंड दिस लेड टू द सेटलमेंट ऑफ लॉ कमीशन, इंडियन लॉ कमीशन इन इंडिया। ठीक है, यहां पर लिखा भी हुआ है, द एक्ट मैंडेटेड दैट द लॉ मेड इन इंडिया टू बी पुट बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड वाज टू बी कॉल्ड एक्ट। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने आप रखोगे उस एक्ट को, उस लॉ को, तब जाकर के वो एक्ट बनेगा इफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अप्रूव्स। नाउ यहां पर इंडियन लॉ कमीशन आता है, लॉर्ड मैकॉले इसका चेयरमैन बनकर आता है। लॉर्ड मैकॉले ही इज नोन एज द फादर ऑफ न्यू एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। 1835 में एक एजुकेशन पॉलिसी भी लाता है और वो एजुकेशन पॉलिसी कंप्लीटली एंग्लिसाइजेशन होता है, भारत का अंग्रेजीकरण। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले मेड इट वेरी क्लियर कि अगर हमें एक्सपांड करना है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने हैं अपने सेटलमेंट्स के लिए, अपने सेटलमेंट्स को मैनेज करने के लिए, यू विल हैव टू लर्न आवर लैंग्वेज, यू विल हैव टू लर्न आवर टर्म्स एंड कंडीशन, ओनली व्हेन यू विल गेट द एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर इंडियन लॉ को भी ये कोडिफाई करता है लॉर्ड मैकॉले, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन। अब यहां पर इंडियंस को गवर्नमेंट जॉब, मतलब इससे पहले जब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है तो ओनली फॉरेनर्स, जो ब्रिटिश पीपल थे, जो अंग्रेज थे, वो ही कंपनी की जॉब में थे। जब कंपनी का रूल धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट अपनी ग्रिप में लेती है, तब भी जो उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो जॉब्स थे उसमें ब्रिटिश लोग ही थे। नाउ दिस एक्ट मेड इट क्लियर कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसमें इंडियंस भी आ सकते हैं एंड दिस लेड टू द सेटलमेंट ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, दे प्रेफर्ड द मेरिट सिस्टम, ब्रिटिश पीपल प्रेफर्ड द मेरिट सिस्टम कि हम मेरिट के बेस पर इंडिया में लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में, हमारी गवर्नमेंट जॉब्स में, ब्रिटिश गवर्नमेंट जॉब में रिक्रूट करेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ बर्थ, कलर, रिलीजन और रेस। आपका जन्म, आपका रंग, आपका रिलीजन और आप किस रेस से आते हो वो नहीं देखा जाएगा।
ठीक है, मेरिट सिस्टम को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। आप देखोगे आफ्टर 1853 का जो एक्ट होगा उसके बाद में दैट लेड टू दी फाउंडेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जाम इन इंडिया। पहला सिविल सर्विसेज एग्जाम जो होगा वो कंडक्ट होगा, ठीक है। बट दिस इज नॉट इन 1833 एक्ट। यहाँ पर तो अभी मेरिट सिस्टम को आप लेकर आए हो फॉर द एम्प्लॉयमेंट, फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ पर दिस वाज एन अचीवमेंट ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। ही एंड द ट्रेंड ऑफ स्लेवरी। अभी स्लेवरी का बेसिकली ऐसा कहते हैं कि सिस्टम जो था वो एंशियंट टाइम से इंडिया में ही नहीं था, इवन पूरे वर्ल्ड में एंशियंट टाइम से द सिस्टम ऑफ स्लेव्स वर देयर। एंशियंट और मिडिवल टाइम से आप चाहे हिस्ट्री उठाकर देखें, रोम की हिस्ट्री उठाकर देखें, चाहे इंडिया में तो स्लेवरी थी ही, इसके अलावा अगर इजिप्ट की भी हिस्ट्री उठाकर देखें, अरब्स की भी हिस्ट्री उठाकर देखें, तो स्लेवरी वाज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट स्लेवरी को मिटिगेट कर देती है, हटा देती है इंडिया से भी, और जो भी बेसिकली इनके सेटलमेंट्स है वहां पे भी ये स्लेवरी को हटाते हैं। तो यहाँ पर द ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश्ड स्लेवरी इन ब्रिटेन ऑल इट्स पोजेशंस 1833। ब्रिटिश के जो भी पोजेशंस थे 1833 में वहां से स्लेवरी को ये अबॉलिश कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि 1813 में जो एक्ट आया था उसके थ्रू बहुत सारे जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे वो इंडिया में सेटल होना शुरू करते हैं। इंडिया में ब्रिटिश लोगों की पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ती है, तो यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एक्ट के थ्रू स्टेप लेती है कि नाउ वी विल हैव 3 बिशप्स इन इंडिया। ठीक है, 3 बिशप्स इन इंडिया। बिशप्स मतलब जो बेसिकली क्रिश्चियंस की जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करती हैं। तो 1813 में एक्ट में सिर्फ 1 बिशप इन इंडिया, यहाँ पर 3 बिशप्स जो थे इंडिया में आते हैं, यानी कि ये एक तरीके का अटेम्प्ट है कि तेजी से इंडिया में क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट किया जाए। ठीक है, हाउएवर इन दिस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये बोला था कि नहीं, ये जो लोग क्रिश्चियंस हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, सेटल होने आ रहे हैं, तो दे नीड बिशप, है ना, उनको अपनी वर्शिप वगैरह के लिए चर्च वगैरह चाहिए, तो दैट्स व्हाई वी आर कंस्ट्रक्टिंग दीज बिशप्स। ठीक है, बट एक एम था कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट का कि किस तरीके से इंडिया में जो मिशनरीज हैं उनको एस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, इंडियंस को धीरे धीरे ब्रिटिश में कन्वर्ट किया जाए। यहाँ पर दिस sought to regulate the establishment of Christian institutions of India, as I mentioned earlier. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट 1833 चार्टर एक्ट। आप इसको और अच्छे से अपनी बुक से पढ़ो, इससे क्वेश्चन चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है। और हमेशा इन एक्ट जो होते हैं, जितने भी एक्ट मैंने आपको बताए हैं, उनसे क्वेश्चन हमेशा आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, सीधा कोई ना कोई प्रोविजन वो पूछ लेता है। ठीक है, अब आई थिंक हमारा एक ही एक्ट बचा है, 1853 का एक्ट बचा है उस, और 1858 का बचा है, उसको आने वाली सीरीज में वी विल डिस्कस। फॉर मोर सच अपडेट्स काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।